हेलो स्टूडेंट्स, ऑपरेटिंग सिस्टम की वीडियो सीरीज में अब हम डिस्कस करने वाले हैं एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में, दैट इज डेडलॉक। डेडलॉक एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो कि गेट एग्जामिनेशंस में, नेट में, पीएसयूज में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, इवन आपके यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरा का पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है और इसमें कई सारे टॉपिक्स कवर होते हैं। इसमें से थ्योरी भी पूछी जाती है, इसमें से न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले डेडलॉक का एक थोड़ा सा फिनोमेना समझ लेते हैं। हालांकि इसमें बहुत सारे टॉपिक कवर्स होते हैं कि हम डेडलॉक को किस तरह से डिटेक्ट कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, क्या मैकेनिज्म लगने वाली है, कौन सी ऐसी एल्गोज हैं जो कि हमारी हेल्प करेंगी इस तरह की प्रोसीजर्स को बेसिकली हमारे फाइंड आउट करने के लिए। तो आगे बढ़ने से पहले डेडलॉक को समझ लेते हैं। डेडलॉक बेसिकली एक रियल टाइम सिनेरियो भी है। हम भी कई बार बेसिकली रियल लाइफ में ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं या ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसको हम बोलते हैं कि नॉर्मली ये तो डेडलॉक हो गया यार, है ना, हम डेडलॉक में फंस गए, आगे जाने का कुछ रास्ता नहीं मिल रहा। तो इससे पहले कि हम कुछ कंक्लूड करें, इस डेडलॉक के डेफिनेशन को समझते हैं, पर्पस समझते हैं डेडलॉक का क्या है और किस तरह से इसको स्मार्टली हैंडल किया जा सकता है। आइए डेडलॉक को समझते हैं। बाय डेफिनेशन इन ए मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम, जाहिर सी बात है हम जो आजकल पढ़ रहे हैं, दैट इज आजकल जितने भी लैपटॉप्स हैं या जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, जितने भी सिस्टम्स बनाए जा रहे हैं, दे आर मल्टी प्रोग्रामिंग। एक साथ कई सारे प्रोग्राम्स रन होते हैं एंड मल्टी थ्रेडेड ऑल्सो, है ना। तो कई सारे प्रोसेसेस एक साथ बेसिकली सिस्टम में रन होंगे। तो हम आगे पढ़ सकते हैं, इन ए मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम वेरियस प्रोसेसेस कंपीट फॉर द लिमिटेड नंबर ऑफ रिसोर्सेस। एक कंप्यूटर सिस्टम में लिमिटेड नंबर ऑफ रिसोर्सेस होंगे, बट प्रोसेसेस उसके कंपैरिजन में कई हजार गुना हो सकते हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जब कई सारे प्रोसेसेस होंगे, लिमिटेड नंबर ऑफ रिसोर्सेज होंगे, तो जाहिर सी बात है वो जब प्रोसेसेस रिक्वेस्ट करेंगे लिमिटेड नंबर ऑफ रिसोर्सेज को, तो उनका एलोकेशन किसी ना किसी मैकेनिज्म पर किया जाएगा। और ये सब कौन हैंडल करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास इनिशियली सारे के सारे रिसोर्सेज होते हैं एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ सम एल्गोज, सम क्राइटेरिया, वो बेसिकली रिसोर्सेज एलोकेट करता है प्रोसेसेस को। आगे पढ़ लेते हैं। इफ रिसोर्स इज नॉट अवेलेबल एट दैट टाइम, अगर वो पर्टिकुलर रिसोर्स अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब वो जाहिर सी बात है किसी ना किसी दूसरे प्रोसेस को दिया जा चुका है, जिसके लिए बेसिकली दूसरा प्रोसेस रिक्वेस्ट कर रहा है, देन दैट पर्टिकुलर प्रोसेस एंटर्स इनटू द वेटिंग स्टेट। अब वेटिंग स्टेट में बेसिकली उस पर्टिकुलर प्रोसेस को भेज दिया जाएगा, क्योंकि सीपीयू का जो रनिंग टाइम है उसको हम वेस्ट नहीं करेंगे। सीपीयू क्योंकि लगातार चल रहा है, जाहिर सी बात है किसी दूसरे प्रोसेस को हम यहां पर एग्जीक्यूट करेंगे जो बेसिकली रिसोर्स के लिए वेट नहीं कर रहा है। तो जो रिसोर्स के लिए वेट कर रहा है और उसका एग्जीक्यूशन बिना उस रिसोर्स के पॉसिबल ही नहीं है, तो उसको बेसिकली रनिंग टाइम पर एंटरटेन करके कोई फायदा नहीं है, उसको वेटिंग टाइम में भेज दिया गया, वेटिंग स्टेट में भेज दिया गया। आगे पढ़ लेते हैं। इफ वेटिंग प्रोसेस, अब जो वेटिंग करने वाला प्रोसेस है, यानी मान लीजिए P1 वेट कर रहा है बहुत देर से किसी पर्टिकुलर रिसोर्स के लिए, और ऑपरेटिंग सिस्टम ने उस रिसोर्स को किसी दूसरे प्रोसेस को अलॉट किया हुआ है, तो जाहिर सी बात है P1 जो है वो वेटिंग स्टेट में है। अब अगर P1 बहुत देर तक यानी इनडेफिनेटली वेट करता है उस पर्टिकुलर रिसोर्स के लिए विच इज ऑलरेडी ऑक्यूपाइड हेल्ड बाय द अदर प्रोसेस, जो कि किसी दूसरे प्रोसेस द्वारा लिया गया है, देन दैट पर्टिकुलर सिस्टम इज सेड टू बी इन दी डेडलॉक। उस पर्टिकुलर सिस्टम को डेडलॉक की कंडीशन में कहा जाएगा, क्योंकि वो पर्टिकुलर प्रोसेस जो है वो बहुत देर से उस पर्टिकुलर रिसोर्स के लिए वेट कर रहा है, जो कि किसी दूसरे प्रोसेस ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। यहां पर हम सिस्टम मॉडल को समझ लेते हैं। सिस्टम मॉडल को समझते हैं, तब इस डेफिनेशन पर हम लौट करके आएंगे कि ऐसा हो क्यों रहा है। हम क्या वाकई में किसी एक वेटिंग प्रोसेस के बेसिस पर सीधे से ये कह देंगे कि भाई कोई सिस्टम हमारा डेडलॉक में पहुंचा हुआ है? नहीं, उससे पहले हमें सिस्टम मॉडल को समझना होगा कि बेसिकली सिस्टम में मॉडल क्या है, किस पर्टिकुलर मॉडल अप्रोच को फॉलो करते हुए सारे के सारे प्रोसेसेस बेसिकली एग्जीक्यूट होते हैं। पहले एवरी प्रोसेस विल रिक्वेस्ट फॉर द रिसोर्स। जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि सारे के सारे रिसोर्सेस इनिशियली ऑपरेटिंग सिस्टम के पास होंगे और बेसिकली कोई सा भी प्रोसेस उनको रिक्वेस्ट करेगा, उस रिसोर्स की रिक्वेस्ट करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम से एलोकेशन के लिए। जाहिर सी बात है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली ये देखेगा कि क्या मेरे पास अगर ये अवेलेबल रिसोर्स है तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस को दे दिया जाएगा, नहीं है तो उसको वेटिंग स्टेट के लिए बोला जाएगा। ठीक है। इफ एंटरटेन्ड मतलब अगर जाहिर सी बात है प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम को वो रिसोर्स अपने पास मिला जिसकी रिक्वेस्ट मान लीजिए कोई भी प्रोसेस कर रहा है, इफ एंटरटेन्ड देन प्रोसेस विल गेट दैट रिसोर्स। जाहिर सी बात है उस पर्टिकुलर रिसोर्स को वो प्रोसेस ऑक्यूपाई कर लेगा या ऑपरेटिंग सिस्टम उस रिसोर्स को उस प्रोसेस को दे देगा जो रिक्वेस्ट कर रहा है। एंड आफ्टर द यूज, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस प्रोसेस को यह इंश्योर करना पड़ेगा कि जितने भी रिसोर्सेज उसने ऑपरेटिंग सिस्टम से लिए हैं वो रिलीज किए जाएं। प्रोसेस मस्ट रिलीज द रिसोर्सेज आफ्टर द यूज।
तो ये जो 3 पॉइंट है बेसिकली ये सिस्टम मॉडल को डिफाइन करते हैं। पहला, ऑपरेटिंग सिस्टम से रिक्वेस्ट करेगा कोई भी प्रोसेस किसी भी रिसोर्स के लिए जिसकी उसकी जरूरत पड़ने वाली है। दूसरा, अगर वो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास हुआ रिसोर्स तो वो प्रोसेस को अलॉट कर दिया जाएगा, एंड देन जब प्रोसेस उसको कंप्लीट कर लेगा काम को, तो उसको वो रिसोर्सेज रिलीज करने जरूरी हैं ताकि वो ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा किसी दूसरे और रिक्वायर्ड प्रोसेस को आगे दिए जा सके। ठीक है, अब मैं फिर से इस डेफिनेशन पर लौट करके आता हूं। तो मान लीजिए हम यहां पर बात करते हैं कि हमारे पास एक रिसोर्स है, दैट इज रिसोर्स नंबर 1। ठीक है, ये रिसोर्स है। रिसोर्स इज रिक्वेस्टेड बाय प्रोसेस P1। ओके, इट इज रिक्वेस्टेड बाय प्रोसेस P1, यानी P1 अगर रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, बट दिस रिसोर्स इज ऑलरेडी ऑक्यूपाइड बाय P2। दिस रिसोर्स इज ऑलरेडी ऑक्यूपाइड बाय P2 एंड P2 रनिंग स्टेट में है, तो जाहिर सी बात है P1 जो है वो थोड़ी देर के लिए वेटिंग स्टेट में जाएगा। लेकिन यहां समझने लायक बात यह है कि अगर P2 रनिंग स्टेट में है, वो अपने एग्जीक्यूशन को पूरा कर रहा है, तो वो इस तीसरी लाइन को फॉलो करेगा कि जब भी वो अपने एग्जीक्यूशन को पूरा कर लेगा तो उसको इस रिसोर्स को रिलीज करना कंपलसरी है। सपोज मान लीजिए 2 सेकंड बाद या 3 सेकंड बाद प्रोसेस P2 अपने एग्जीक्यूशन को पूरा कर लेता है और इस R2 को रिलीज कर देता है अपने पास से, तो ये जो रिक्वेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम से R1 की P1 ने की थी, तो अब ये जो R1 है ये बेसिकली P1 को अलॉट हो जाएगा और अब P1 रनिंग स्टेट में आ जाएगा। तो अब हम यहां पर ये तो कह नहीं सकते कि ये डेडलॉक है। हाँ, इसको थोड़े टाइम तक वेट करना पड़ा, उस टाइम ये रन कर रहा था, तो वेटिंग स्टेट इज नॉट इक्वल टू डेडलॉक। ओके, वेटिंग इज नॉट इक्वल टू डेडलॉक। इसको अगर हम रियल लाइफ में समझे तो जैसे आप देखते हैं ट्रैफिक लाइट पर, है ना, ट्रैफिक लाइट पर आपको थोड़े टाइम के लिए रोका जाता है ना, रेड सिग्नल है तो 60 सेकंड का या 40 सेकंड का बेसिकली एक हॉल्ट होता है, क्योंकि दूसरी लाइन चल रही होती है। ओके, और आपको पता होता है कि 40 सेकंड बाद या 60 सेकंड बाद जो भी स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड दे रखा है उसके बाद मेरा टर्न आने वाला है, यानी इधर की लाइन चलने वाली है, तो इसको हम डेडलॉक नहीं कह सकते। डेडलॉक तब कहेंगे मान लीजिए लाइट ही खराब हो गई और कुछ ऐसी कंडीशन उस चौराहे पर फंस गई है कि कोई भी गाड़ी नहीं निकल पा रही, कुछ ऐसा पजल हो गया है कि ये निकलेगा तो ये निकलेगा, और अगर ये वाली लाइन चलेगी तो ही दूसरी वाली लाइन चलेगी। कुछ ऐसी कंडीशन हो गई है जहां पर कुछ भी सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा है, तो उस कंडीशन को हम डेडलॉक कहेंगे। बट किसी भी एक प्रोसेस का या एक से ज्यादा प्रोसेस का सिंपल वेट करना डेडलॉक नहीं कहा जा सकता। तो फिर डेडलॉक लगेगा कब? डेडलॉक की कंडीशन क्या है? डेडलॉक की कंडीशन वो है कि जब एक प्रोसेस किसी दूसरे रिसोर्स, किसी भी रिसोर्स के लिए वेट कर रहा है और वो रिसोर्स किसी दूसरे प्रोसेस ने पकड़ा हुआ है। जाहिर सी बात है, अगर हम इसी एग्जांपल को फिर से ध्यान से देखें तो P1 इज रिक्वेस्टिंग फॉर रिसोर्स 1 R1, जो कि ऑलरेडी दिया जा चुका है P2 को, एंड P2 बेसिकली वेट कर रहा है किसी दूसरे रिसोर्स R2 के लिए जो कि ऑक्यूपाइड किया गया है P1 के द्वारा। अब आप इसको बड़े ध्यान से समझिए, यहां पर 2 रिसोर्सेज हैं, 2 प्रोसेस हैं। P1 प्रोसेस ने ऑक्यूपाई किया हुआ है R2 को, रिसोर्स 2 को, एंड इट इज रिक्वेस्टिंग R1। इसको 2 रिसोर्सेज चाहिए अपने आप को एग्जीक्यूट कराने के लिए, R1 एंड R2, जिसमें कि R2 इसको मिल गया है एंड R1 के लिए वो रिक्वेस्ट कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ P2 को भी 2 रिसोर्सेज चाहिए, R1 एंड R2। इसको R1 मिल गया है बट P2 नहीं मिला है, R2 नहीं मिला है। तो यहां पर बेसिकली क्या है, होल्ड एंड वेट की हम कंडीशन को देख रहे हैं, क्योंकि डेडलॉक में ये माना गया कि जो बेसिकली रिसोर्स मिला उसको प्रोसेस ऑक्यूपाई कर ले और वेट करे किसी दूसरे प्रोसेस के रिलीज होने का, कि ये कहीं से रिलीज हो तो हम उसको ऑक्यूपाई करें एंड देन कंप्लीट करें अपने एग्जीक्यूशन को। ठीक है, तो ये इसने पकड़ रखा है, ये इसने पकड़ रखा है, एंड देन बेसिकली कहा जाए दूसरे शब्दों में कि P1 इज वेटिंग फॉर R1 विच इज ऑक्यूपाइड बाय P2 एंड P2 इज वेटिंग फॉर R2 विच इज ऑक्यूपाइड बाय P1। तो ना ये छोड़ने वाला है R2 को, ना ये छोड़ने वाला है R1 को, और दोनों के बेसिकली ना ये प्रोसेस हो रहा है ना ही ये प्रोसेस हो रहा है, तो रिलीज होने का मतलब ही नहीं बनता, थर्ड लाइन एग्जीक्यूट ही नहीं होगी। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं सर्कुलर वेट। ये एक सर्किल में वेट कर रहे हैं एक दूसरे का, ठीक है, एक दूसरे के कंप्लीट होने का सर्किल में वेट कर रहे हैं। आपने बहुत पहले एक एग्जाम्पल सुना होगा, पहले आपके चक्कर में एक ट्रेन निकल गई कि कौन चढ़ेगा पहले, तो एटिकेट्स इतने हाई थे दोनों बंदों के कि पहले आप चढ़िए जनाब, पहले आप चढ़िए जनाब, और कोई चढ़ा नहीं और ट्रेन निकल गई। तो कुछ ऐसा ही यहां पर भी हो रहा है कि ये वेट कर रहा है इसके एग्जीक्यूशन की और ये वेट कर रहा है इसके एग्जीक्यूशन की, कोई भी एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। तो अब इस कंडीशन को हम कह सकते हैं डेडलॉक। तो सिर्फ वेट करना ही अपने आप में डेडलॉक नहीं है, लेकिन ऐसे रिसोर्स के लिए वेट करना
जो कि किसी दूसरे प्रोसेस ने पकड़ा है, और वो प्रोसेस उस पर्टिकुलर रिसोर्स के लिए वेट कर रहा है जो कि हमने पकड़ा है। ओके, तो अगर ऐसा कुछ सर्कुलर वेट वाली कंडीशन बनती है तो उसी को कहा जाएगा डेडलॉक। तो डेडलॉक होने के लिए बेसिकली कुछ कंडीशंस हैं, 4 बेसिकली कंडीशंस कही जाती हैं कि इन 4 कंडीशंस का होना जरूरी है किसी भी डेडलॉक, किसी भी सिस्टम में डेडलॉक अकर होने के लिए। तो आइए आगे बढ़ने से पहले उन 4 कंडीशंस को समझते हैं। वो 4 कंडीशन कौन सी हैं, उनको किस तरह से प्रिवेंट किया जा सकता है, किस तरह से उनको अवॉइड किया जा सकता है, क्या अप्रोच आगे रहने वाली है। तो आइए समझते हैं वो 4 कंडीशन कौन कौन सी है। यहां पर नोट कर लिए हैं उन चारों कंडीशंस को जो कि किसी भी डेडलॉक के होने के लिए उत्तरदायी है ना। यानी जिन 4 कंडीशन से बेसिकली डेडलॉक इंश्योर होता है कि हाँ ये 4 नेसेसरी कंडीशन है जो डेडलॉक को अगर करेंगी ही करेंगी। पहली कंडीशन समझ लेते हैं, दैट इज म्यूचुअल एक्सक्लूजन। इसके बारे में हम काफी कुछ बात कर चुके हैं। म्यूचुअल एक्सक्लूजन को एक बार रिकॉल कर लेते हैं। म्यूचुअल एक्सक्लूजन वो था, यानी जो पर्टिकुलर प्रोसेस किसी क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है तो कोई दूसरा प्रोसेस उस पर्टिकुलर शेयर्ड वेरिएबल को यूज नहीं करेगा। और अगर ऐसा नहीं कर रहा है तो जाहिर सी बात है उस पर्टिकुलर सिस्टम में डेडलॉक लगने की संभावना नहीं है। तो अगर म्यूचुअल एक्सक्लूजन एक नेसेसरी कंडीशन हो गई है, क्या एटलीस्ट वन रिसोर्स मस्ट बी यूज इन नॉन शेयरेबल मोड। कोई ना कोई सा एक रिसोर्स ऐसा होना चाहिए जो कि नॉन शेयरेबल मोड में यूज हो, तो बेसिकली म्यूचुअल एक्सक्लूजन को हम बेसिकली अवॉइड कर देंगे पूरी तरह से। ठीक है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन यानी अगर सारे के सारे प्रोसेसेस बेसिकली म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग करके काम करने लगे तो वो एक नेसेसरी कंडीशन बन जाएगी कि हाँ तब डेडलॉक नहीं लगेगा। लेकिन अगर म्यूचुअल एक्सक्लूजन वॉइड हो रहा है तो डेडलॉक लगना ही लगना है। ओके, होल्ड एंड वेट। होल्ड एंड वेट जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है, अ प्रोसेस इज करंटली होल्डिंग एटलीस्ट वन रिसोर्स। एक किसी प्रोसेस के पास कोई ना कोई सा एक रिसोर्स है एंड रिक्वेस्टिंग द अनदर रिसोर्स, और वो किसी दूसरे रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, विच इज होल्डिंग बाय अनदर प्रोसेस, जो कि किसी दूसरे प्रोसेस ने एक्चुअली होल्ड किया हुआ है। तो दिस इज कॉल्ड होल्ड एंड वेट। क्योंकि इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि अगर आपको एक रिसोर्स मिला देन उसको पकड़ के रखेगा प्रोसेस एंड देन वेट करेगा किसी दूसरे रिसोर्स के लिए, है ना। तो ये बिल्कुल उसी तरह से हुआ जैसे कि हम किसी शादी में गए और वहां पर हमने देखा कि हमको सूप पीना है। ओके, देयर इज ओनली वन बाउल एंड ओनली वन स्पून लेफ्ट। अब झट से हमने स्पून उठा ली, उतनी देर में किसी दूसरे बंदे ने बाउल पिकअप कर लिया। अब उसके पास बाउल है बट स्पून नहीं है, हमारे पास स्पून है बट हमारे पास बाउल नहीं है। दोनों के पास अगर किसी के भी पास अगर दोनों रिसोर्सेज होते तो वो इजीली सूप को ले लेता एंड देन कंप्लीट करेगा अपने एग्जीक्यूशन को। बट मैं भी छोड़ने को तैयार नहीं हूं अपना स्पून और वो भी बाउल देने के लिए तैयार नहीं है। तो दिस इज होल्ड एंड वेट। ओके, तो जो रिसोर्स मिला उसको ऑक्यूपाई कर लो एंड वेट, क्या पता हमारे पास अब जो वेटर है वो नई बाउल लेकर के आ जाए, और सिमिलरली वो भी वेट कर रहा है कि क्या पता वेटर बाउल्स के साथ स्पून भी ले आए, तो दोनों का पर्पस सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो बेसिकली होल्ड एंड वेट का यहां पर एक बेस्ट एग्जांपल है यही कि एक प्रोसेस अपने जितने भी रिसोर्सेज उसको चाहिए उसमें से जितने भी मिलेंगे उनको ऑक्यूपाई करके रखेगा और वेट करेगा किसी दूसरे प्रोसेस के लिए। और अगर वो रिसोर्सेज किसी दूसरे प्रोसेस ने ऑक्यूपाई कर रखे हैं तो ये होल्ड एंड वेट की कैटेगरी में जाएगा। आ जाइए नो बाय प्रीम्पशन। इससे पहले हम प्रीम्पशन को पढ़ चुके हैं। प्रीम्पशन में बेसिकली क्या होता है कि एक पर्टिकुलर प्रोसेस को किसी भी पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर प्रिम्प्ट किया जा सकता है, यानी कॉन्टेक्स्ट स्विच करके उसको वेटिंग स्टेट में भेजा जा सकता है, यानी उसके आगे की एग्जीक्यूशन को रोका जा सकता है सीपीयू के द्वारा। अब मान लीजिए कोई एक प्रोसेस है P1, एक प्रोसेस है P2, इसमें इतने लाइन ऑफ कोड है, इसमें इतने लाइन ऑफ कोड है, यहां पर इस पे रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं R1 एंड R2। ओके, P1 यहां से एग्जीक्यूट होना शुरू हुआ और यहां से ही कंप्यूटर ने उसको कॉन्टेक्स्ट स्विच कर दिया। कॉन्टेक्स्ट स्विच करने के बाद चार्ज दे दिया इसको, और इसने R1 को पिकअप कर लिया, R2 को पिकअप कर लिया और अपने एग्जीक्यूशन को पूरा कर लिया। ठीक है, जब इसने अपने एग्जीक्यूशन को पूरा कर लिया तो बाय द रूल ये इन दोनों रिसोर्सेज को रिलीज करेगा। अब हो सकता है कि यहां पर भी R1 एंड R2 का यूज हो रहा हो, तो R1 एंड R2 यहां पर यूज होकर के निकल गए। तो नो प्रीम्पशन में बेसिकली माना गया कि प्रीम्पशन है ना, आप प्रिम्प्ट नहीं करेंगे। ठीक है, प्रिम्प्ट नहीं करेंगे तो ऐसी कुछ कंडीशन आ सकती है कि हाँ डेडलॉक लगे। अगर आप प्रिम्प्ट कर देंगे तो ऐसी कुछ कंडीशन हो सकती है कि P2 कंप्लीटली एग्जीक्यूट कर जाए, उसके बाद रिसोर्सेज मिल जाए P1 को। लेकिन नो प्रीम्पशन मतलब प्रिम्प्ट नहीं करना है, तो ऐसी केस में बेसिकली हो सकता है कि कॉन्टेक्स्ट स्विच लगे तो वहां पर प्रॉब्लम आ जाए। ओके, नाउ कम टू सर्कुलर वेट। सर्कुलर वेट में हम क्या बात कर रहे हैं कि सपोज P1 इज वेटिंग द रिसोर्सेज होल्ड बाय द P2, P2 is also waiting the resources holding by the P3, and similarly P3 भी वेट कर रहा है उन रिसोर्सेज के लिए जो कि P4 ने पकड़ रखे हैं, and P4 is also waiting
द रिसोर्सेज होल्ड बाय विद P1। तो ये एक तरह से सर्कुलर वेट की कंडीशन बन गई कि सारे के सारे प्रोसेसेस जो है वो एक सर्किल में वेट कर रहे हैं एक दूसरे से रिसोर्सेज पाने के लिए, जो कि एक दूसरे ने ऑक्यूपाई करे हुए हैं। ये कुछ कुछ इसके जैसा ही है, क्योंकि होल्ड एंड वेट वाली कैटेगरी भी यहां पर फॉलो हो रही है कि इन्होंने कुछ ना कुछ रिसोर्सेज को ऑक्यूपाई कर रखा है और होल्ड करके बैठे हैं। तो ये जो चार कंडीशंस हैं, ये नेसेसरी कंडीशंस हैं किसी भी डेडलॉक के अकर होने के लिए। अगर एक भी कंडीशन इसमें से बायस होती है, वायलेट होती है, तो डेडलॉक नहीं लगेगा। ओके, तो अगर हम इनमें से किसी भी एक कंडीशन को बायस कर पाते हैं, वायलेट कर पाते हैं, तो डेडलॉक से हम बेसिकली ओवरकम कर जाएंगे। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं कि क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हो सकते हैं डेडलॉक से उभरने के लिए, कि हम बेसिकली इसको प्रिवेंट कर पाए। डेडलॉक होता है तो उसके भी हम 4 मेथड्स देखेंगे अभी। तो आइए आगे उसको समझ लेते हैं। आइए अब हम देख लेते हैं कि डेडलॉक हैंडलिंग के मेथड्स क्या है। यहां पर आप 4 मेथड्स देख सकते हैं जो कि डेडलॉक हैंडलिंग के लिए यूज किए जाते हैं। इससे पहले हमने पढ़े कि कौन कौन सी 4 नेसेसरी कंडीशंस हैं जो कि डेडलॉक होने के लिए कंपलसरी है। तो आइए देख लेते हैं। दैट इज फर्स्ट वन इज प्रिवेंशन, अवॉइडेंस, डिटेक्शन एंड रिकवरी एंड इग्नोरेंस। व्हाट डू मीन बाय प्रिवेंशन? इससे पहले मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं। सपोज मैं आप ही से पूछता हूं कि अगर आप लोग कोई हॉस्पिटल सेटअप करना चाह रहे हैं और जिस एरिया में आप सेटअप करना चाह रहे हैं उस एरिया में रेयरली ही कभी लाइट जाती है, मान लीजिए साल में एक बार जाती है 5 मिनट के लिए, ठीक है। तो जब आप बेसिकली हॉस्पिटल का पूरा स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहे हैं तो बात आती है जेनसेट रखने की, जनरेटर रखने की, है ना, पावर बैकअप की। तो क्या आपके लिए मैंडेटरी है कि आप उस 5 मिनट को कोप अप करने के लिए जनरेटर रखें या बैकअप की सुविधा दें? सोच करके बताइए कि आप क्या सेटअप करने वाले हैं, है ना। और वहीं पर आपका एक फ्रेंड है जो कि उसी लोकेलिटी में एक स्कूल को सेटअप कर रहा है। ओके, सेम प्रॉब्लम उसके सामने भी है कि 5 मिनट के लिए साल में एक आध बार लाइट जाती है, उसको भी जनरेटर की सुविधा रखनी है, पावर बैकअप रखना है। तो किसके लिए वो पावर बैकअप ज्यादा जरूरी है? हॉस्पिटल के लिए या किसी एक स्कूल के लिए या किसी एक नॉर्मल शॉप के लिए, जहां पर एक शॉप है जो रेयरली हम यूज करते हैं। ओके, तो ये सोच करके बताइए कि क्या कौन सा अप्रोच आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि हॉस्पिटल के लिए पावर बैकअप ज्यादा इंपॉर्टेंट है या किसी स्कूल के लिए, या किसी थर्ड हम बात कर रहे हैं किसी शॉप के लिए, नॉर्मली जो नॉर्मल सी शॉप है, सपोज शूज की शॉप है। ओके, तो आप सोच करके बताइए। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि यहां पर हॉस्पिटल के लिए पावर बैकअप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस 5 मिनट में जब भी लाइट जाएगी उस 5 मिनट में हो सकता है 3 या 4 मरीज या उससे ज्यादा भी वेंटिलेटर पे हो, और वेंटिलेटर बेसिकली बिना पावर बैकअप के तो चलेगा नहीं। ओके, तो उस टाइम लाइफ का बेसिकली लॉस हो सकता है। वहीं अगर मैं स्कूल की बात करूं तो 5-10 मिनट के लिए लाइट चली भी गई तो उससे स्टूडेंट्स पर कोई ज्यादा फर्क पड़ने नहीं वाला। और वहीं अगर हम शॉप की बात करें तो वहां तो 5 मिनट छोड़िए, आप 10 मिनट चली जाए, क्योंकि वो शूज की शॉप है, लाइट से कुछ ऐसा कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा वहां। तो एरिया सेम है, प्रॉब्लम सेम है कि हमको जेनसेट सेटअप करना है, प्रॉब्लम सेम है कि 5-5 मिनट के लिए लाइट जाती है, लेकिन हम यहां पर ये देख रहे हैं कि हम बेसिकली सिस्टम क्या डिजाइन कर रहे हैं। ठीक है, अगर सिस्टम हमारा इतना इंपॉर्टेंट है जहां पर हम 5 मिनट छोड़िए 1 मिनट का भी हम मार्जिन नहीं ले सकते हैं, पावर बैकअप हमें हर एक सेकंड में चाहिए ही चाहिए, तो बेसिकली वो कैटेगरी कहलाती है प्रिवेंशन। यानी उस पर्टिकुलर हॉस्पिटल में आप जेनसेट की सुविधा लगाएंगे ही लगाएंगे फॉर द प्रिवेंटिव मेजर्स, कि किसी भी मरीज को बेसिकली कुछ ना हो इन द एब्सेंस ऑफ लाइट। तो प्रिवेंशन इज द मैकेनिज्म वेयर वी स्मार्टली हैंडल द डेडलॉक इन सच ए वे कि अगर उन चारों कंडीशंस में से एक भी अगर हम बायस कर दें, एक भी हम वॉयलेट कर दें, तो बेसिकली डेडलॉक लगने से हम बेसिकली रोक देंगे। ओके, जो 4 कंडीशंस हमने पढ़ी थी उनमें से अगर एक भी कंडीशन वॉयलेट हो गई तो हम ऐसा सिस्टम बनाएं कि बेसिकली डेडलॉक लगे ही ना, क्योंकि वहां पर हम डेडलॉक लगने की कोई गुंजाइश नहीं है। दिस एट मोस्ट प्रायोरिटी बेसिकली कॉल्ड प्रिवेंशन। ओके, कम टू नेक्स्ट, अवॉइडेंस। स्कूल वाले केस में हम बेसिकली उसको अवॉइड कर सकते हैं। ओके, अवॉइड कर दिया तो यानी हम एक ऐसे सेट के डेटा को क्रिएट कर रहे हैं जो कि हम बेसिकली डिसीजन ले सकते हैं कि जो नई रिक्वेस्ट आई है, यानी जो नई प्रॉब्लम आई है उसको एंटरटेन करें या नहीं करें, यानी सेफ स्टेट में रहना है। हम 5 मिनट क्या 10 मिनट भी बच्चे बिना लाइट के रह सकते हैं, हालांकि नहीं रहने चाहिए। भारत एक बहुत मजबूत देश है, एजुकेशन सेक्टर की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, लेकिन फिर भी हम एक बात करें नॉर्मली तो 5 मिनट लाइट चली जाए तो उसको हम अवॉइड कर सकते हैं कि ठीक है चलो 5 मिनट चली आ जाएगी थोड़ी देर में, है ना। उसकी वजह से कोई बहुत ज्यादा काम या लाइफ रिस्क नहीं हो रही किसी की, ठीक है ना, लाइफ रिस्क नहीं हो रही किसी की। तो इससे थोड़ी सी लेजी अप्रोच ये कही जा सकती है कि हाँ
अवॉइड कर सकते हैं कि ठीक है एक दो बार जाएगी लाइट तो कोई बात नहीं। ऐसे ही हम डेडलॉक के लिए बात कर सकते हैं कि हाँ एक दो बार अगर डेडलॉक लगा इस सिस्टम में तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है चलता है इतना तो ठीक है। जैसे कि अभी आप देखें ऑटोमेटिक ट्रेन चल रही हैं, ऑटोमेटिक गाड़ियां चल रही हैं, जैसे कि हम बिना ड्राइवर के जो गाड़ियां चल रही हैं, टेस्ला का एग्जाम्पल लें, सेंसिंग पे चल रही हैं, तो अगर वो कभी रास्ते में खराब भी हो जाए तो वो अपने आप को साइड में पार्क कर लेती हैं, अब तो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर यही इस टाइप का डेडलॉक किसी एरोप्लेन में लग जाए जो कि उड़ रहा है उस टाइम हवा में है, तो उस टाइम सीरियस प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो हाँ उस पर्टिकुलर डेडलॉक को उस पर्टिकुलर कंडीशन में अवॉइड कर सकते हैं, यानी एक लेजी अप्रोच कंपैरेटिव टू द प्रिवेंशन कि हाँ एक सिस्टम को थोड़ी देर के लिए डेडलॉक की स्टेट में रखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट इज डिटेक्शन एंड रिकवरी। अब डेडलॉक लगे हुए बहुत देर हो गई है, ठीक है। डेडलॉक थर्ड अप्रोच क्या हो सकती है कि डेडलॉक लगे हुए बहुत देर हो गई है, उस डेडलॉक को ढूंढा जाए, उस डेडलॉक का बेसिकली रीजन फाइंड आउट किया जाए और उससे निकलने के चांस देखे जाए। अगर मैं इसी एग्जांपल को थोड़ा सा बढ़ाऊं स्कूल वाले को, तो अब लाइट गए हुए बहुत देर हो गई है, अब थोड़ी सी सीरियस दिक्कत होने लगी है, गर्मी लगने लगी है, 5-10 मिनट बाद की तो बात और थी, लेकिन अब बेसिकली प्रॉब्लम को ढूंढा जाए कि कहीं कॉलेज में ही तो फॉल्ट नहीं है या बेसिकली पीछे से ही लाइट नहीं आ रही है। देन आपने बेसिकली रीजन को फाइंड आउट करना शुरू किया कि कहां से एक्चुअली डेडलॉक अकर हुआ है, उस रीजन को डिटेक्ट किया एंड देन वी आर ट्राइंग टू रिकवर इट। ओके, हो सकता है कि स्कूल से ही एमसीबी स्विच ऑफ हो गई हो या एमसीबी गिर गई हो, तो बेसिकली वहां से रिकवरी की जाए, या कोई तार फॉल्ट हो गया है या कुछ और भी हो गया है, कहीं भी कोई भी फॉल्ट हो गया तो उसको रिकवर किया जाए। सिमिलरली इन द केस ऑफ डेडलॉक, अगर डेडलॉक लगे हुए बहुत देर हो गई है तो उसका रीजन फाइंड आउट करके उसके रिकवरी के प्रयास किए जाए। ओके, ऐसा सिस्टम बनाया जाए जो कि उसको डिटेक्ट करे एंड देन ऑटोमेटिकली उसको रिकवर कर ले। तो अवॉइडेंस से ये डिटेक्शन जो है वो थोड़ी सी लेजी अप्रोच रही, इसमें कि हमने बेसिकली पाया कि पहले लग तो जाने दो, पहले लग तो जाने दीजिए, तब की तब देखेंगे, ठीक है ना। क्या पता लाइट जाए ही ना इस साल, स्कूल में हमने जनरेटर इस वजह से नहीं लगाया कि ठीक है क्या पता लाइट जाए ही ना, है ना, जाएगी तब देखेंगे, ठीक। तो ये थोड़ी सी लेजी अप्रोच हो सकती है, ठीक। तो हियर वी वेट अंटिल द डेडलॉक अकर्स। आप डेफिनेशन में भी देख सकते हैं, हम यहां पर वेट करते हैं कि पहले डेडलॉक लग तो जाने दीजिए, लग जाने देंगे तो उसके बाद डिटेक्ट करेंगे एंड देन वी विल ट्राई टू रिकवर इट। एंड सबसे लास्ट अप्रोच है विच इज द लेजिएस्ट अप्रोच, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द ऑस्ट्रिच अप्रोच, इग्नोरेंस। मतलब लग गया है डेडलॉक तो लगने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अपने आप रिकवर कर लेगा या हम सिस्टम को रिस्टार्ट कर देंगे, ठीक है। हम उसको बेसिकली रिकवर करने के लिए, डिटेक्शन मोड से रिकवर करने के लिए प्रयास ही नहीं कर रहे हैं, यानी वो सिस्टम ऐसा बनाया गया तो जो बेसिकली इग्नोर कर रहा है डेडलॉक को लगने के लिए। यानी अब आप रिस्टार्ट कर दीजिए सिस्टम को, हमको इसको प्रोवोक करने के लिए या इससे रिवोक करने के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं है, ठीक है। यानी लाइट चली गई है, चाहे 10 दिन हो जाए, चाहे 20 दिन हो जाए, 1 घंटा छोड़िए, 10 दिन हो जाए, 20 दिन हो जाए, भागी रहने दीजिए लाइट, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगी अपने आप। वी आर जस्ट इग्नोरिंग दिस, ठीक है। तो अगर हम कॉस्ट वाइज बात करें तो जाहिर सी बात है इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि हम यहां पर एक बिल्कुल फुल प्रूफ सिस्टम को डिजाइन करना चाह रहे हैं जिसमें कि डेडलॉक लगे ही नहीं लगे, ठीक है ना, बिल्कुल भी नहीं लगे किसी भी कंडीशन में। तो जाहिर सी बात है इसकी कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट, ऐसे सिस्टम की कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट कंपैरेटिवली सबसे ज्यादा होगी। सेकंड नंबर की बात करें तो अवॉइडेंस में थोड़ी सी कम कॉस्ट आएगी, तो यानी कॉस्ट बेसिकली यहां पर डिक्रीजिंग ऑर्डर में इस तरह से चलेगी। तो ये हाईएस्ट कॉस्ट पर रहेगा, ये लीस्ट कॉस्ट पर रहेगा, क्योंकि इग्नोर कर रहे हैं आप सिस्टम, आप कोई भी मैकेनिज्म को डिजाइन ही नहीं कर रहे हैं उस सिस्टम से रिकवर करने के लिए, डेडलॉक से रिकवर करने के लिए। तो जाहिर सी बात है यहां पर कॉस्ट सबसे कम लगने वाली है। उससे ऊपर आप डिटेक्ट कर रहे हैं, देन रिकवर कर रहे हैं, थोड़ा सा तो रिकवर कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपका सिस्टम इससे तो ज्यादा कॉस्ट लेने वाला है। एंड देन अवॉइडेंस, अब आप यहां पर बेसिकली अवॉइडेंस की बात करते हैं तो ये इससे ज्यादा कॉस्ट लेने वाला है। तो आप इस तरह से इसको कॉस्ट को भी समझ सकते हैं। ओके, तो दिस इज द लीस्ट कॉस्ट अप्रोच, दिस इज द हाईएस्ट कॉस्ट अप्रोच। तो दिस इज हाउ बाय दीज 4 मेथड्स वी कैन एक्चुअली हैंडल द डेडलॉक्स। आई होप कि आपको डेडलॉक की हैंडलिंग मेथड्स, नेसेसरी कंडीशन जो कि डेडलॉक लगाने के लिए जरूरी होती हैं, और डेडलॉक का इंट्रोडक्शन, ये तीनों टॉपिक समझ में आया है। थैंक यू सो मच।